नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को करियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं ईवीएस से, इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रीज से जो है एक बेहतरीन टॉपिक पौधे लेकर के आए हैं। इससे पहले जानवर पर हम बातें कर चुके हैं पूरी डिटेल के साथ, और जो भी कुछ पॉइंट छूटा है उसको आगे क्लियर कर लेंगे। आज हम पौधे लेकर के हैं। परिवार एवं मित्र का ये उप थीम है। परिवार एवं मित्र जो मेन थीम है उसका 4 उप थीम है। पहला है रिश्ते, दूसरा है कार्य एवं खेल, तीसरा है जानवर, और चौथा यही पौधे। तो आज हम जानवर पर बात कर चुके हैं, आज हम पौधे पर बात करेंगे। ठीक है, एक बेहतरीन टॉपिक है, एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन आता है। तो आज चलिए पूरी डिटेल के साथ हम इसको पढ़ेंगे। आगामी सेटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फायदेमंद रहने वाला है। चलिए चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। पौधे यानी प्लांट्स पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अति आवश्यक है। पौधे क्या है? हमारे पर्यावरण के लिए, जो हम पर्यावरण का अर्थ होता है परिजोड़ आवरण, जो हमें चारों ओर से ढका हुआ है। ठीक है, परिजोड़ आवरण, परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण मतलब होता है, आवरण मतलब ढका हुआ। ठीक है, जो हमें चारों ओर से ढका हुआ है। ठीक है, तो परिजोड़ आवरण पर्यावरण। उसके बाद है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र इसको जान लीजिएगा, आप लिख सकते हैं कि वह तंत्र, हम बोल देते हैं वह तंत्र जिसके अंतर्गत, ठीक है, जीवित यानी कि जो जीवित होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव, ये सभी चीजें। ठीक है, और निर्जीव जल वायु मिट्टी प्रकाश, इन सभी को क्या होता है आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, जो भी सजीव है और निर्जीव मिलकर आपस में जो क्रिया करते हैं वही क्या है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए पौधों का होना जो है बहुत ही जरूरी है। आगे हम बात करते हैं। पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। पौधे जो है क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा जो है उपलब्ध कराते हैं। कैसे? तो आपको पता है जो है पौधे जो होता है, पौधे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की ये क्रिया करता है। ठीक है, इसमें क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है, ये सूर्य से जो है ऊर्जा लेता है, यानी सूर्य के प्रकाश, यानी कि सूर्य का जो है प्रकाश प्लस, ठीक है, पानी प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इस तीन को मिला करके ये अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, पौधा जो है सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके क्या करता है, अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी कि भोजन। ठीक है, भोजन यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज ये ऊर्जा का काम करता है, इंस्टेंट ऊर्जा का काम करता है ग्लूकोज। ठीक है, तो पौधे जो है सूर्य और सूर्य के प्रकाश से, पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, भोजन तैयार करता है अपना, और उस भोजन में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और उस भोजन को क्या करता है, उसमें भोजन में जो है ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। उस भोजन में क्या होता है, ऊर्जा जो है संग्रहित हो जाती है। अब देख लीजिए, यही ऊर्जा जो संग्रहित हो जाती है, तो इसको खाता कौन है सबसे पहले? अब ऊर्जा का प्रवाह देख लीजिए कैसे होता है, अब समझ जाइएगा ऊर्जा का प्रवाह है। अब देखिए पौधे में क्या हुआ, पौधा जो है अपना भोजन तैयार किया, उसमें ग्लूकोज है। अब क्या करेगा पौधे, यानी पौधा जो है उत्पाद है, पर ये फर्स्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, पर ये एग्जाम में पूछता भी है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, तो पौधा जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अब पौधा क्या करेगा, पौधा जो है भोजन बना लिया, सूर्य की ऊर्जा से भोजन बना लिया। अब ये इसका भोजन खाएगा कौन? शाकाहारी जानवर। ठीक है, शाकाहारी जानवर खाया। अब इसका ऊर्जा कहाँ गया? शाकाहारी जानवर। शाकाहारी जानवर को कौन खाएगा? तो मांसाहारी। ठीक है, अब ऊर्जा यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ मांसाहारी जो है, तो इस तरह से ऊर्जा का जो है स्थान, इसको मांसाहारी को जैसे मनुष्य भी खाता है, कुछ जानवर भी खाते हैं, तो ये जो है प्रक्रिया जो है ऊर्जा का जो है प्रवाह जो है ये परिस्थिति में तंत्र में चलते रहता है।
यही है ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, इस तरह ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो है जाता है ऊर्जा। तो समझ गए पौधा किस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराता है। इसको आप भली भांति समझ गए। पौधा ही ऊर्जा का क्या करता है, शुरुआत करता है, इसलिए इसे प्राइमरी सोर्स कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, पौधा को प्राइमरी सोर्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोड्यूसर इसे कहते हैं। ठीक है, बिना पौधे के पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है नहीं चल सकता है, बिना पौधा का। चलिए अब आगे देख लीजिए। मनुष्य तथा जीव जंतु भी अपने खाद्य पदार्थों का अधिकांश भाग पेड़ पौधे से ही प्राप्त करते हैं। सभी पौधे में जड़, तना, पत्ती, फल एवं फूल पाए जाते हैं। ठीक है, सभी जो है पौधे में जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है, पत्ती, फल एवं फूल पाए जाते हैं। जबकि कवक, शैवाल, कवक और शैवाल में जो है इस प्रकार की चीजें नहीं होती है। ठीक है, कवक भी पौधा में गिनती होता है, शैवाल को भी पौधा में गिनती होता है, लेकिन ये इसके तरह से इसमें जड़, तना, पत्ती ये सब नहीं होता है। ठीक है, आगे हम कवक और शैवाल के बारे में भी बात करते हैं। चलिए अब कवक और शैवाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले पहले कवक देखिए। कवक, कवक जो है दो, कवक और शैवाल दोनों ही क्या है, जीवों के समूह। ठीक है, ये पौधे में आता है, इसके गुण जो है और लेकिन इसके गुण और काम अलग अलग होते हैं। कवक पहले देख लीजिए, ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। ठीक है, कवक जो है ये परपोषी होता है। ठीक है, अधिकतर सड़ी गली चीजों पर ये उगता है। कवक जो है सड़ी गली चीजों पर उगता है। ये पौधे की तरह जो है पौधे की तरह दिख सकते हैं, लेकिन ये पौधा नहीं होता है। ठीक है, कवक, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। लिख लीजिएगा, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्योंकि ये भोजन अपना खुद से नहीं तैयार कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा मशरूम, चित्र हम यहाँ पर डाल देंगे, मशरूम। उसके बाद यीस्ट। ठीक है, यीस्ट यानी खमीर, इसको खमीर भी कहते हैं। चलिए यहाँ से फिर से दिखाते हैं, यीस्ट। ठीक है, खमीर ये रोटी और ब्रेड बनाने में काम आता है। यीस्ट या खमीर जो होता है ये रोटी बनाने में काम आता है, रोटी या ब्रेड। अब देखिएगा यीस्ट जो है आटा, जो ब्रेड बनता है तो उसके आटे को फुलाने में ये काम आता है यीस्ट। ठीक है, यह इससे क्या होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, जिससे आटा जो है नरम और स्पंजी बन जाता है, जिससे ब्रेड बनता है। इससे यीस्ट से शराब भी बनता है, यीस्ट से दवा भी बनता है, बहुत सारा काम आता है यीस्ट का। ठीक है, चलिए अब यीस्ट को समझ गए, अब शैवाल समझते हैं थोड़ा सा। शैवाल को थोड़ा सा देख लीजिए, चित्र बगल में आपको दे देंगे हम। शैवाल या एल्गी, इसे इंग्लिश में एल्गी कहते हैं और कवक को फंगी कहते हैं। ठीक है, तो शैवाल ऐसा जीव है, शैवाल जो आप लिख सकते हैं, ऐसा जीव जो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पौधे की तरह ही होता है, ऐसा ये पानी में पाया जाता है, ये अपना भोजन खुद बनाता है। शैवाल जो है हरा होता है। ठीक है, ये अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, ये स्वपोषी होता है। क्या होता है, स्वपोषी। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये पानी या गीली जगहों पर उगते हैं। ठीक है, शैवाल जो होता है ये पानी, शैवाल कहाँ कहाँ होता है, पानी या गीली जगहों पर। ये छोटे से लेकर बड़े आकार तक हो सकते हैं। जैसे में एक है हरे शैवाल। ठीक है, एक है हरे शैवाल। ठीक है, जिसे तालाब में आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद दूसरा है स्पाइरो गायरा। ठीक है, स्पाइरो गायरा, इमेज आपको बगल में लगा दी। स्पाइरो गायरा ये जो है दीवार उवाल पर आप देखिएगा छिछला हो जाता है दीवार, वहां पर स्पाइरो गायरा का शैवाल जो है उग आता है, जिससे छिछलापन हो जाता है। ठीक है, पत्थर सब पर ये उग जाता है, हरा हरा आप देखिएगा, तो ये स्पाइरो गायरा है। उसके बाद है समुद्री शैवाल। ठीक है, समुद्री शैवाल जो है ये थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, समुद्री शैवाल का इमेज बगल में आपको लगा दें। तो समुद्री शैवाल ये सभी क्या है,
तो शैवाल है। शैवाल स्वपोषी होता है, लेकिन कवक जो है परपोषी होता है। कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, लेकिन शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं जड़। ठीक है, जड़ एक एक करके अब हम देखते हैं पौधों के भाग। यह पौधे का वह भाग है जो प्रायः भूमि के अंदर रहता है। ठीक है, ये भूमि के अंदर रहता है। यह पौधे को जमीन से पकड़े रहता है। ठीक है, जड़ जो है पौधे को जमीन से पकड़े रहता है तथा जमीन से जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित कर पूरे तने के भागों में पहुंचाता है। जड़ का काम क्या है? पानी को धरती से अवशोषित करके पूरे पेड़ के भाग में पहुंचाए। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। जड़ दो प्रकार की होती है। जड़ क्या है? दो प्रकार की होती है। एक है मूसला जड़, चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं। एक है मूसला जड़। मूसला जड़ वो होता है, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉप रूट। क्या बोलते हैं? टॉप RWT रूट। ठीक है, एक होता है झखरा जड़, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, FIBROUS, फाइब्रस रूट। ठीक है, अब एक एक करके दोनों के बारे में पहले परिभाषा देख लेते हैं। मूसला जड़ की परिभाषा आप लिख सकते हैं, ऐसी जड़ जिसमें एक मुख्य मोटी जड़ होती है। यानी ऐसी जड़ जिसमें क्या होता है? एक जो है मुख्य जड़ होता है। क्या होता है? मुख्य जड़, यानी मुख्य जड़ होता है, एक मेन जड़ होता है, इसमें मोटी होती है। ठीक है, और उससे छोटे छोटे जो है शाखाएं निकलती है। ठीक है, और उससे एक मुख्य जड़ होती है और उससे छोटे छोटे शाखाएं निकलती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर। इसकी विशेषता क्या है? एक मुख्य जड़ होगा इसमें। ठीक है, गहराई में जो है नीचे तक जाती है, यानी गहराई तक जाती है। ठीक है, ये गहराई तक जाती है और मजबूत होती है। ठीक है, क्या होती है? मजबूत होती है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मटर। मटर का जो है पौधा, इसका जड़ जो है अंदर तक रहता है। ठीक है, चना का भी पौधा, इसका जड़ जो है अंदर तक रहता है और इसके जड़ से जो है अलग अलग तना निकला हुआ रहता है। मूली, आप देखिएगा मूली का जो है जड़ अंदर रहता है। मूली का हम लोग जड़ खाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए गाजर, सरसों। सरसों का भी जड़ जो है अंदर रहता है, इसका मेन एक जड़ होता है। जामुन को देख लीजिए, आम का पेड़ देख लीजिए, चुकंदर आदि, इस सब का जो है जड़ जो है क्या होता है? अंदर में रहता है। ठीक है, धरती के अंदर में, और मजबूत रहता है। समझ। अब झखरा जड़ देख लीजिए, फाइब्रस जड़, ऐसी जड़ जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? मुख्य जड़ नहीं होता है, मुख्य जड़ नहीं होता है। ठीक है, बल्कि बहुत सारी पतली पतली गुच्छे तो यानी झुंड की तरह जो है इसमें जड़ होता है। सभी जड़ क्या होता है? लगभग समान होता है। इसमें जमीन से ऊपर ऊपर ये फैली रहती है, जमीन के ऊपर ऊपर ये फैली रहती है मिट्टी को जकड़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए झखरा जड़ का उदाहरण क्या है? गेहूं। गेहूं का जड़ देखिएगा आप लोग, ज्यादा अंदर नहीं जाता, आप उखाड़िएगा तुरंत उखड़ जाएगा, लेकिन मटर चना सब में थोड़ा दम लगता है। घास हो गया, गन्ना हो गया, इसका भी जड़ जो है ऊपर ही रहता है। मक्का, प्याज, लहसुन आदि, ये सब क्या है? झखरा जड़ का उदाहरण है। ठीक है, गेहूं, धान, ये सब क्या है? झखरा जड़ का उदाहरण। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। अब तना देखते हैं। यह भाग भूमि के ऊपर रहता है। तना हरा व भूरे रंग का होता है। ठीक है, हरा भी होता है, भूरे रंग का भी होता है। तने से टहनियां एवं पत्तियां निकलती है। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ हम लेकर के आए। यह जड़ द्वारा लाया गया जल एवं खनिज पदार्थों को पत्ती एवं पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है। जड़, तना क्या करता है? जड़ के द्वारा जो पानी धरती से अवशोषित किया जाता है उसको ये जल और खनिज लवण जो जड़ के द्वारा आता है उसको ये तना क्या करता है? पत्ती एवं पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ पर आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, गन्ना आदि के तने जमीन के अंदर होते हैं, इसे हम खाते हैं। आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, गन्ना आदि के तने जो है जमीन के अंदर होते हैं, जिसे हम खाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आलू का हम लोग तना खाते हैं, अदरक का तना खाते हैं, प्याज का तना खाते हैं, लहसुन का तना खाते हैं, गन्ना का तना खाते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें जमीन के अंदर होता है जिसका हम तना खाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। चलिए अब पत्ती के बारे में देखते हैं। लीव्स।
पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे निकलती है। पत्तियां कहाँ से निकलती है? तने व टहनियों के सहारे निकलती है। पत्तियां मुख्य रूप से हरे रंग की होती है। कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी तथा पीले रंग की भी होती है। पत्तियां सूरज की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती है और भोजन बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करती है। पत्तियां जो है सूरज की रोशनी प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिला करके क्या बनाती है? यह भोजन बनाती है, ग्लूकोज, जो सभी जीवों में ऊर्जा देती है। इससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। समझिए, ग्लूकोज का निर्माण होता है। पत्तियों से जो जलवाष्प बाहर निकलती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पत्तियों से जो जलवाष्प बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। चलिए आगे देखिए। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों अधिक होती है? क्योंकि लाल रंग का प्रकाश जो है पत्ते में क्लोरोफिल होता है, वो अवशोषित कर लेता है लाल रंग को। ठीक है, इसीलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होता है। लाल रंग के बाद बैगनी रंग में जो है सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा लाल रंग में, उसके बाद बैगनी रंग। अब है आगे कि हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह रुक जाती है। हरे रंग के प्रकाश को क्या करता है? पत्ता जो है हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, और ये पत्ता क्या करता है? हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए हमें पत्ता हरा दिखता है। कोई चीज हमें उस रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि वो उस रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए हमें वो चीजें उस तरह की दिखती है। हरा रंग को ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है हमारी आंख पर, इसीलिए पत्ता जो है हरा दिखता है। हरे रंग के पत्ते को ये पूरी तरह रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हरा रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह रुक जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ये हरे रंग को पत्ता जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसे जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। तो सबसे ज्यादा किस रंग में होगा? लाल रंग में, उससे कम बैगनी रंग में, और हरे रंग में पूरे जो है नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नागफनी या कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने में होती है, क्योंकि उसकी पत्तियां कांटेदार होती है। कैक्टस के पौधे में जो है जहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने में होती है। ठीक है, बगल में इमेज रहेगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी पत्तियां जो है कांटेदार होती है। अब फूल के बारे में देखते हैं। फूल नए पौधे के विकास में सहायक करते हैं। ठीक है, सहायता करते हैं। फूल जो है क्या करते हैं? नए पौधे के विकास में सहायता करते हैं। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, फूल के कई भाग हैं, बाह्य दल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर, पुंकेसर आदि। ठीक है, यहाँ पर जो है बताया गया है, यानी वर्तिका और अंडाशय, ये स्त्री केसर होता है। परागकोश, पुतंतु और दल, ये जो है पुंकेसर का भाग होता है, और ये नीचे जो है ये बाह्य दल है, और ये बीच में जो है अंडाशय। ठीक है, यहीं पर गर्भाशय। तो ये चीजें हम बगल में और अच्छा से इसका चित्र हम लगा देंगे, आप देख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर फूलों में सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया तथा सबसे छोटा फूल बुल्फिया है। ये याद रखिएगा, पूछता है फूलों में सबसे बड़ा फूल क्या है? रफलेसिया, और सबसे छोटा बुल्फिया है। परागण की प्रक्रिया फूल द्वारा ही संपन्न होती है। परागण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? कि फूल द्वारा। आगे देख लीजिए, परागण की प्रक्रिया वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल और पक्षियों द्वारा होता है। ठीक है, परागण की प्रक्रिया वायु द्वारा भी होता है, कीटों द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है, और पक्षियों के द्वारा होता है। इसीलिए आप देखें कोई पौधा जो है कहीं से कहीं उग जाता है, कहीं पेड़ पर भी उग जाता है, तो छत पे भी उग जाता है, ये पक्षियों के द्वारा होता है। ठीक है, जल के द्वारा भी बीज जो है बह के आती है, इससे क्या होता है? जो है परागण होता है। ठीक है, परागण फूलों के अंदर रहता है। पराग जो है ये फूलों के अंदर रहता है। पराग कहाँ रहता है? फूलों के अंदर रहता है। ठीक है, चलिए अब फल के बारे में देख लेते हैं। फ्रूट्स, फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। फल का निर्माण कहाँ से होता है? फूलों के अंडाशय भाग से होता है। फूलों के अंदर बीज ही होता है। फूलों के अंदर क्या होता है? बीज ही होता है। अब देख लीजिए बीज यानी सीड्स, फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बनाते हैं। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड जो है ये बीज बनाते हैं। बीजों के अंदर भ्रूण होता है। ठीक है, बीजों के अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है, जो नमी व वायु की उपस्थिति में अंकुरित होता है। ठीक है,
बीजों के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, जो नमी व वायु की उपस्थिति में क्या होता है, अंकुरित होते हैं। समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं पौधे के प्रकार। पौधों के प्रकार में जो है एक एक करके हम देखेंगे। आज हम देखते हैं लास्ट ये शाक, इसके बाद और भी देखेंगे। शाक यानी हर्ब्स, ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, शाक जो होते हैं ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे धनिया, मेथी, पालक आदि, ये सब क्या है, शाक में आते हैं, यानी हर्ब्स में आते हैं पौधे के प्रकार में। और भी आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।